बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो शेख रशीद अहमद के हवाले से बड़ी खबर है, आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आज जो अदालती प्रोसीडिंग हुई है इसका हवाला मैं सामने रखूँगा और शेख रशीद की जो कार्रवाई है, जो गिरफ़्तारी है, वो गैर कानूनी कैसे है, आज अदालत में क्या कुछ हुआ, इस पर कुछ डिटेल्स हैं। एक तो वो मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से बड़ा एक अहम फैसला जो है वो सुना दिया गया है। ये फैसला क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड ये मामला था, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, जो शेख रशीद साहब का मुकदमा है इसके ऊपर मैं आता हूँ। तो मामला इस तरीके से था कि शेख रशीद साहब को रात गए गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तारी के बाद अब से कुछ देर कबल ही उन्हें इस्लामाबाद की जो F8 कचहरी है यहाँ पर पेश किया गया है। और पेशी के बाद जो इस्तदा की गई थी प्रोसिक्यूटर की जानिब से, वो तकरीबन 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की गई थी और ये उनकी इस्तदा मुस्तरद हुई है और अदालत ने 2 रोज़ का जो जिस्मानी रिमांड है वो शेख रशीद का मंजूर किया और इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। बहरहाल आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ, एक तो यूं ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, शेख रशीद साहब को पेश किया गया। उनके जो वकील थे उन्होंने 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो अदालत के सामने रखे हैं और एक जो पॉइंट था वो फवाद चौधरी के केस वाला ही था। फवाद चौधरी के केस में भी इसी तरह से था कि उनके अगेंस्ट बगावत का जो मुकदमा था वो दर्ज किया गया। हालांकि अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता था कि उसकी तस्दीक हुई है तो हितके इज़्ज़त का जो मुकदमा था वो फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ दायर किया जा सकता था। ये बगावत का मुकदमा या बगावत की जो दिफ़ात थी वो कैसे शामिल की जा सकती थी उस मुकदमे के अंदर। तो सेम यहाँ पर भी इसी तरीके से हुआ। शेख रशीद की जो गिरफ़्तारी है वो जो उन्होंने बयान दिया था आसिफ जरदारी के अगेंस्ट कि आसिफ जरदारी ने दहशतगर्द तंजीमों को पैसे दिए हुए हैं कि ये इमरान खान साहब का कत्ल कर दें, तो इसके ऊपर गिरफ़्तारी हुई है। अब ये जो गिरफ़्तारी थी इसमें जो मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ इसमें बगावत की जो दिफ़ात हैं वो शामिल की गई हैं और आज की समाअत में जो वकील थे शेख रशीद के, उन्होंने ये नुक्ता अदालत के सामने उठाया कि अगर, और इवन कि शेख रशीद ने भी जो आज गुफ्तगू की अदालत के अंदर, जो उनका बयान था अदालत के अंदर, तो उन्होंने भी ये कहा कि अगर उनके ख़िलाफ़ इस मामले के ऊपर मुकदमा बनता भी था तो वो हितक इज़्ज़त का मुकदमा बनता था। जैसा कि आसिफ जरदारी ने 10 अरब हर्जाने का जो केस था वो इमरान खान साहब को नोटिस जो है वो भेजा, तो इस तरह का मुकदमा बन सकता था। लेकिन मेरे ऊपर जो बगावत का मुकदमा बनाया गया है ये मुकदमा ठीक नहीं बनाया गया। तो बड़ा वैलिड पॉइंट था और वाकई ऐसे ही जो है वो हुआ। और दूसरे नंबर पर इसी नुक्ते की बुनियाद के ऊपर शेख रशीद के जो वकील हैं उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि ये जो मुकदमा है इसे डिस्चार्ज किया जाए, क्योंकि ये गैर कानूनी है और उनके मुताबिक गैर कानूनी है, तो इस वजह से इसको डिस्चार्ज जो है वो किया जाए। इसके अलावा शेख रशीद ने भी अपने बयान में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए। एक पॉइंट तो मैंने आपके सामने रख दिया कि उनका जो मुकदमा था वो बगावत का उनके ऊपर दिफात शामिल की गई। शेख रशीद साहब ने यह कहा कि ये जो SSP है जिसने गिरफ़्तार किया और ये सारे मामले के पीछे जो है, इसका शेख रशीद के साथ ज़ाती जो है वो रंजिश थी। ये शेख रशीद ने अपना अदालत में बयान दिया, इस वजह से भी जो है वो गिरफ़्तार किया गया। इसके बैकएंड पे तो शेख रशीद जो है वो बड़ा खुल्लम खुला राना सनाउल्लाह का और शहबाज शरीफ का आज भी वो नाम लेते रहे और उन्होंने कहा कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। बहरहाल साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इन्होंने अपनी मर्ज़ी के अफसरान तैनात किए हैं और उन्हीं को तैनात किया है जिनकी एक तो ज़िद है और जो इनके बंदे हैं, ताकि इस तरह की जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो की जा सकें। तो एक तो शेख रशीद ने कहा कि SSP के साथ का जो है वो उनके साथ एक तो ज़ाती मसला है और दूसरे नंबर पर उन्होंने अदालत में भी एक मरतबा फिर से ये बात कही कि इमरान खान साहब को नाअहल और गिरफ़्तार करने की जो इस वक्त तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। यहाँ तक भी शेख रशीद ने कहा कि उन्हें जहर जो है वो दिया जा सकता है। ये ऑन रिकॉर्ड अदालत में उन्होंने कहा है। इससे पहले भी ये तफसीलात सामने आ चुकी हैं कि इमरान खान साहब को 2 मरतबा जहर देकर मारने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद जो उनके ऊपर कातलाना जो अटैक था वो भी हुआ। फिर इसके अलावा शेख रशीद साहब की जानिब से आज ये भी कहा गया कि इन्होंने मुझसे पूछा है कि इमरान खान जो है उसने तुम्हें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। तो बुनियादी तौर पर
अभी तक जो शेख रशीद को गिरफ़्तार किया गया, शेख रशीद साहब ने यह कहा कि जो मुझे गिरफ़्तार किया गया है, मुझसे इमरान खान साहब से रिलेटेड चीज़ें पूछ रहे हैं कि तुम्हें इमरान खान साहब ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो वंस अगेन अगर आपने मुकदमा जो है वो आसिफ जरदारी के हवाले से दर्ज किया हुआ है तो उसके ऊपर आप पूछताछ कर सकते हैं। अब ये इमरान खान साहब के हवाले से जो क्वेश्चंस हैं इससे जो है वो बिल्कुल इसी तरफ ही सारे इशारे जाते हैं कि असल में मामला कुछ हो रहा है और शेख रशीद साहब बड़े वाज़ेह अंदाज में उनकी जानिब से ये कहा गया। फिर शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि 200 कमांडोज थे जिन्होंने उनके घर पर धावा बोला और फिर उसके बाद उनको गिरफ़्तार किया और उनके घर में जो मुलाजमीन थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मारपीट जो है वो इनकी जानिब से किया गया। तो बहरहाल ये दलाइल इनकी जानिब से दिए गए। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। 2 रोज़ का जो जिस्मानी रिमांड है वो शेख रशीद का दे दिया गया और वो पुलिस के हवाले हो चुके हैं। अब सेम वही पैटर्न है फवाद चौधरी केस का। उन्हें भी पहले 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हुआ, फिर उसके बाद उनकी वो जुडिशल हुए और फिर उसके बाद उनका जुडिशल होने के बावजूद दोबारा से जिस्मानी रिमांड हुआ और फिर उसके बाद उनको ज़मानत पर रिहाई मिली। तो शेख रशीद का भी इसी तरह का जो पैटर्न है वो फॉलो होते हुए एंड पे इनको जो ज़मानत है वो मिल जाएगी। मसला सिर्फ यही है कि सियासी इंतकाम का इस वक्त जो निशाना है वो बनाया जा रहा है और खुलम खुला राना सनाउल्लाह का और शहबाज शरीफ का इसमें नाम लिया जा रहा है। बल्कि यहाँ तक भी चीज़ें जो है वो कही जा रही हैं कि ये सब कुछ नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के हुक्म पर हो रहा है। आगे चलकर नाज़रीन एक और ख़बर जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। 33 ज़िमनी हलकों में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो शेड्यूल है वो अनाउंस किया गया है। जो स्पीकर ने इस्तीफ़े मंजूर किए थे 3 फेजेज़ में 33, 33 और 43, इनमें से सिर्फ 33 हलकों में शेड्यूल जारी हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने आज जो DROs और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनकी भी जो तैनाती है वो कर दी है। बहरहाल अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नर KP और गवर्नर पंजाब दोनों की जानिब से लेटर्स लिखे गए इलेक्शन कमीशन को और उस लेटर में उन्होंने इलेक्शन की कोई तारीख नहीं दी, बल्कि ये कहा है कि मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं, जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो आप जो है वो सिक्योरिटी इदारों से इस मामले के ऊपर मुशावरत करें। तो और सवाल उठाए कि क्या इन हालात में इलेक्शन जो हैं वो मुमकिन हो सकते हैं। अब एक तरफ तो आप ये चीज़ कह रहे हैं कि ख़तरात हैं और इस वजह से इलेक्शन जो है वो नहीं करवाए जा सकते, लेकिन दूसरी तरफ 33 हलकों में इलेक्शंस जो हैं वो आप करवा रहे हैं और ये 33 हल्के ओवरऑल हैं। इसमें इस्लामाबाद भी और KP के भी जो हल्के हैं वो शामिल हैं। तो अगर वाकई KP के में आपको सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल हैं और आप वहाँ पर इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो फिर ये इलेक्शन जो है ज़िमनी ये आप किस तरीके से करवा रहे हैं। फिर सबसे अहम चीज़ कि PSL जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है। आपको याद होगा श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साथ क्या हुआ और उसके बाद 10 साल तक कोई टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आई। तो अगर इतने ही ज़्यादा थ्रेट्स हैं तो PSL में ज़ाहिर सी बात है फॉरेनर प्लेयर्स जो हैं वो भी होते हैं और वो भी यहाँ पर आकर खेलते हैं और खुदा ना खास्ता अगर आपके बकौल इतने ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, अगर दोबारा से इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है तो फिर उसके बाद जो क्रिकेट है वो कहाँ पर होगी। तो PSL के हवाले से और ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से तो सिक्योरिटी हालात बिल्कुल ठीक है और सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब बात आती है आम इंतखाबात की दोनों सूबों में जो कि तहलील हो चुकी हैं असम्बली और आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर आपने वहाँ पर जो इलेक्शंस हैं वो करवाने हैं, लेकिन वहाँ पर इलेक्शन की तारीख जो है वो अभी तक नहीं दी जा रही। तो इससे साफ साफ एक बदनीयती जो है वो भी उसका भी जो आंसर है वो सामने आता है कि वहाँ पर इलेक्शंस क्यों नहीं करवाए जा रहे। और रीज़न साफ़ है कि इमरान खान दोबारा से आ जाएंगे KP में भी और साथ साथ पंजाब में भी 2/3 अक्सरियत लेकर आ जाएंगे, तो इसलिए जो है वो हम ये वहाँ पर इलेक्शन करवाने के लिए रेडी नहीं हैं। आखिर में नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा एक अहम डिसीजन है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मामला इस तरीके से है कि जो ममनुआ फंडिंग का केस था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था और शोकास नोटिस जारी कर दिया था और दूसरा जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी वो सामने रखी थी और ये करार दिया था कि PTI के ऊपर जो ममनुआ फंडिंग है वो साबित होती है। तो इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक और इसके अलावा इनकी सरबराही में एक लार्जर बेंच था जिसने इस केस की समाअत ओवरऑल थ्रू आउट की और आज फैसला महफूज जो है वो सुनाया गया है। और इस फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के जिस फैसले को चैलेंज किया था उस दरख्वास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और जो शोकाज नोटिस जारी किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने उसे दुरुस्त करार दिया है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को भी जो है
वो भी ज़ाहिर सी बात है एक दुरुस्ती करार दिया है। और इसमें यह हुआ है कि अब ये सारा मामला वंस अगेन इलेक्शन कमीशन के पास चलेगा और जो जवाब होगा, और साथ में एक चीज़ ये भी कही गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है वो कबल अज़ वक्त होने पर ख़ारिज की गई है। यानी कि इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि पहले इलेक्शन कमीशन के शोकाज नोटिस का जवाब और फिर उसके बाद अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। हालांकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रोसीडिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन के ऊपर उठाए गए थे। मैं चूँकि ख़ुद इस प्रोसीडिंग का हिस्सा था, मैंने ये सारी सुनी थी, और इलेक्शन कमीशन जो था वो बिल्कुल अपनी एक किस्म की आप समझे ज़िद के ऊपर अड़ा हुआ था और हाई कोर्ट को वो मुतमईन नहीं कर पाया था। तो बहरहाल ये फ़ैसला महफूज होने के बाद आज अदालत ने सुनाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ से भी जो उनकी दरख्वास्त है वो खारिज कर दी है, मुस्तरद कर दी है। तो ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अदालतों में जो कार्रवाइयाँ हैं वो चल रही हैं। लेकिन आखिर में एक चीज़ कहूँगा कि इमरान खान साहब डटा हुआ है और बार बार पैगामात इमरान खान साहब को पहुँचाए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब वाज़े इनकार और कह रहे हैं नो NRO, नो NRO और नो NRO। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।